नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात कर रहे हैं जो शायद हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, एक साइबर धोखाधड़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ फ्रॉड तक ही सीमित नहीं है। इसमें एक और पहलू है, जो है उसके बाद एक बड़े बैंक के साथ हुए अनुभव का। हमारे पास श्रीधन का एक शिकायती पत्र है जिसमें पूरी घटना का कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा है। तो आज हमारा मकसद है इस पत्र की गहराइयों में उतरना, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, फिर गुजरना पड़ा, और हाँ, इस पूरे प्रकरण से हमें क्या सीखने को मिलता है। हमारा स्रोत, जैसा मैंने बताया, ये शिकायती पत्र ही है। चलिए तो फिर इस मामले की तह तक चलते हैं। पत्र के अनुसार घटना शुरू होती है 23 सितंबर 2025 को। होता यह है कि उनकी कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में एक एपीके फाइल आती है। अब कॉलोनी का ग्रुप है तो स्वाभाविक है उन्हें लगा होगा कोई जरूरी चीज होगी, शायद कोई नोटिस हो, कोई ऐप हो कॉलोनी का। लेकिन कुछ ही मिनटों में उन्हें थोड़ा शक हुआ, कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने फौरन उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर दिया। पर शायद तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। यहीं से मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल, और यही एपीके फाइल्स का खतरा सामने आता है, खासकर अगर वो किसी अनजान सोर्स से आई हो। एपीके मतलब एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। इसे इंस्टॉल करते ही आप एक सॉफ्टवेयर को अपने फोन में रन करने की परमिशन दे देते हैं। अब अगर उस फाइल में कोई मैलवेयर, कोई गलत सॉफ्टवेयर छिपा है, तो इंस्टॉल करते ही वो फोन का एक्सेस ले सकता है। भले ही आप उसे कुछ मिनट में हटा दें, वो कुछ मिनट भी काफी हो सकते हैं जरूरी जानकारी चुराने के लिए या फोन पर कंट्रोल पाने के लिए। और लगता है यहाँ ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। जैसे ही उन्होंने वो एपीके हटाया, उनके फोन पर ओटीपी आने लगे धड़ाधड़। फोन पे, व्हाट्सएप लॉगिन के लिए, एक्सिस बैंक, पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार, मतलब एक के बाद एक मैसेज। और सिर्फ मैसेज नहीं, अनजान नंबरों से स्पैम कॉल्स भी खूब सारी। गनीमत ये रही कि धड़क थे, उन्होंने ना तो कोई ओटीपी शेयर किया, ना ही कोई अनजान कॉल उठाई, समझदारी दिखाई। पर इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था उनके लिए। उन्होंने देखा कि उनके मोबाइल के सारे ऐप्स वो अपने आप लॉग आउट हो गए हैं। फोन मतलब अब उनके कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लगा जैसे पूरी तरह हैक हो चुका है। और इसी सारी गहमा गहमी, इसी चिंता के बीच उनके पास एक्सिस बैंक से एसएमएस आता है। लेकिन ये पैसे कटने का नहीं था, ये था पैसे आने का मैसेज। मैसेज में लिखा था कि उनके एक्सिस बैंक खाते, जिसका नंबर भी दिया है पत्र में 1,91,900 रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। फ्रॉड में पैसा आता है भला? हाँ, ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये आजकल साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका बन गया है। ये सिर्फ आपके खाते से पैसे निकालना नहीं है, ये उससे एक कदम आगे है, ज्यादा खतरनाक है। होता क्या है कि अपराधी आपकी चोरी की गई जानकारी जैसे पैन, आधार वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर किसी फिनटेक प्लेटफॉर्म या ऐप के जरिए आपके ही नाम पर लोन अप्लाई कर देते हैं। जब लोन अप्रूव होता है तो पैसा आपके ही खाते में आता है। अब अपराधी या तो फौरन उस पैसे को कहीं और ट्रांसफर करने की फिराक में रहते हैं, या फिर वो आपको ही कर्जदार बना के छोड़ देते हैं। अब लोन चुकाने की जिम्मेदारी तो उसी की हुई ना जिसके नाम पे लोन है और जिसके खाते में पैसा आया। अरे बाप रे, मतलब आपका पैसा तो गया नहीं, उल्टा आप पर हजारों लाखों का कर्ज चढ़ गया जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। शायद इस खतरे को समझ गए उन्होंने बिल्कुल देर नहीं की। उसी दिन 23 सितंबर को ही अपना वो मोबाइल नंबर जो हैक हुआ था उसे टेम्परेरीली ब्लॉक करवाया, और साथ ही एक्सिस बैंक का अपना खाता, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड सब ब्लॉक करवा दिया। एकदम सही कदम उठाया। फिर उन्होंने एक्सिस बैंक कस्टमर केयर को फोन किया, ये जानने के लिए कि भाई ये पैसा आखिर आया कहां से। कस्टमर केयर ने जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। उनके मुताबिक फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए नाम पर 2 लाख रुपए का लोन अप्लाई हुआ था और बैंक ने उसे अप्रूव भी कर दिया। प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 1,98,900 रुपए उनके खाते में डाले गए। साफ साफ बता दिया कि भाई मैंने तो कोई लोन अप्लाई नहीं किया। पत्र में लिखा है कि उन्होंने फ्लिपकार्ट से भी बात की, पर वहां से भी कोई ठीक जवाब नहीं मिला। और हाँ, इसी बीच 23 सितंबर को ही उन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर दी थी। तो ये तो हुई घटना और उनकी तरफ से तुरंत की गई कार्रवाई। लेकिन अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद इस मामले को और भी गंभीर बनाता है, यानी बैंक के साथ उनका अनुभव। घटना के 2 दिन बाद 25 सितंबर खुद एक्सिस बैंक की आए। सोचा कि आमने सामने बात करके शायद जल्दी समाधान निकलेगा। लेकिन पत्र में जो उन्होंने लिखा है वो बताता है कि ब्रांच में उनका अनुभव बहुत ही खराब रहा। उनके अनुसार उन्हें करीब 2 घंटे तक बैंक कर्मचारियों ने एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजा, बस शक्कर लगवाए। उनसे सिर्फ अकाउंट अनफ्रीज करने, नंबर अपडेट करने और खाते में आई रकम को होल्ड करने का आवेदन लिया गया।
हाँ, ये जरूरी था, लेकिन असली मुद्दा तो वो फ्रॉड लोन था। जब उन्होंने उस धोखाधड़ी वाले लोन की जांच करने और उसे कैंसिल करने के लिए लिखित आवेदन देने की कोशिश की, तो पत्र कहता है कि बैंक कर्मचारियों ने कथित तौर पर उनका आवेदन लेने से ही मना कर दिया। इतना ही नहीं, पत्र के अनुसार उनका रवैया भी बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं था। आप सोचिए, एक आदमी पहले ही फ्रॉड का शिकार है, परेशान है, वो मदद के लिए बैंक आता है और उसे ऐसा बर्ताव मिले। ये वाकई चिंताजनक बात है। किसी भी बैंक से तो यही उम्मीद होती है कि वो ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहक के प्रति संवेदनशील होंगे, उनकी मदद करेंगे। प्रक्रिया में देरी करना या सहयोग न करना, ये तो ग्राहक के तनाव को और बढ़ा देता है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या बैंक के कर्मचारी ऐसी जटिल साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं? क्या उनके पास कोई स्पष्ट गाइडलाइंस है, कोई प्रोसेस है, या ये सिर्फ उस खास ब्रांच या कुछ कर्मचारियों का रवैया था? ये तो जांच का विषय है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पत्र में एक और घटना का जिक्र है जो उसी वक्त उसी ब्रांच में हुई। हुआ ये कि सहयोग से समय बैंक में थे, उन्हें भी किसी और मामले में शिकायत दर्ज करानी थी। जब उन्होंने बैंक की कंप्लेंट बुक मांगी तो पत्र के अनुसार उन्हें भी कथित तौर पर मना कर दिया गया। सोचिए, उन्हें आखिरकार पुलिस कंट्रोल रूम मतलब 112 पर कॉल करनी पड़ी। जब पीसीआर वैन आई तब जाकर उन्हें कंप्लेंट बुक दी गई। ये भी लिखा है कि 25 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का बैंक का सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो स्टाफ के इस रवैये की पुष्टि हो सकती है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। कंप्लेंट बुक तो ग्राहक का अधिकार होता है, उसे मांगने पर न देना, और वो भी एक पुलिसकर्मी को, जिसके लिए पीसीआर बुलानी पड़े, ये तो पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा करता है। ये दिखाता है कि या तो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को जानबूझकर मुश्किल बनाया जा रहा था, या फिर कर्मचारियों में जागरूकता और जवाबदेही की भारी कमी थी। और कहानी में एक और पेज है। उसी दिन 25 सितंबर को जांच में ये सब झेल रहे थे, उन्हें एक्सिस बैंक कस्टमर केयर से दोबारा कॉल आता है। लेकिन इस बार कहानी बदल जाती है। उन्हें बताया जाता है कि लोन फ्लिपकार्ट से नहीं बल्कि पैसा बाजार प्लेटफॉर्म के जरिए अप्लाई हुआ था। मतलब पहले कुछ और बताया, अब कुछ और। एक ही बैंक, एक ही लोन के बारे में अलग अलग जानकारी। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ये बैंक की तरफ से बड़ी लापरवाही का संकेत हो सकता है। एक ही लोन, एक ही ग्राहक, एक ही बैंक, लेकिन लोन कहां से अप्लाई हुआ, इस बारे में दो बिल्कुल अलग बातें। ये कैसे हो सकता है? इससे तो बैंक के इंटरनल कम्युनिकेशन और डेटा मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या उनके सिस्टम आपस में ठीक से बात नहीं करते? क्या कस्टमर केयर वालों के पास सही और अपडेटेड जानकारी नहीं होती? ऐसे संवेदनशील मामले में इस तरह की गलत जानकारी देना तो ग्राहक का भरोसा तोड़ने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे तो यही लगता है ना कि बैंक को खुद ही पता नहीं कि उनके सिस्टम में क्या चल रहा है। बाद में खुद पैसा बाजार के कस्टमर केयर से संपर्क किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, लोन उनके ही प्लेटफॉर्म से अप्लाई हुआ था। तो इससे ये साफ हो गया कि बैंक के कस्टमर केयर ने जो पहले फ्लिपकार्ट वाली बात बताई थी वो गलत थी। ये दिखाता है कि पीड़ित को खुद कितनी भागदौड़ करनी पड़ रही है सच का पता लगाने के लिए, जबकि ये जानकारी तो बैंक को बिल्कुल सटीक देनी चाहिए थी। इस तरह की गलतियां जांच को भी भटका सकती हैं और समाधान में और देरी का कारण बन सकते हैं। तो इन सब अनुभवों के बाद धर्मपत्र में कुछ सीधी और ठोस मांगे रखी हैं। पहली, एक्सिस बैंक की उस ब्रांच के कर्मचारियों का जो कथित असहयोगात्मक रवैया था और शिकायत दर्ज न करने का मामला, उसकी जांच हो। दूसरी, बैंक ने लोन के सोर्स के बारे में जो गलत और विरोधाभासी जानकारी दी, कभी फ्लिपकार्ट कभी पैसा बाजार, उस पर जवाबदेही तय हो। तीसरी और सबसे जरूरी, उनके नाम पर जो ये फर्जी लोन हुआ है उसकी पूरी जांच करके उसे तुरंत रद्द किया जाए। और चौथी मांग भविष्य के लिए है कि बैंक ये पक्का करे कि आगे से साइबर फ्रॉड के शिकार दूसरे ग्राहकों को समय पर सही मदद मिले और उनकी शिकायतें आसानी से दर्ज हों। ये पूरा मामला कई अहम चीजों पर रोशनी डालता है। पहली बात तो ये कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो गए हैं। सिर्फ ओटीपी पूछना या लिंक क्लिक करवा के पैसे निकालना ही नहीं, बल्कि किसी की पहचान चुराकर उसके नाम पर लोन लेना और उसे कर्जदार बना देना, ये फ्रॉड का एक ज्यादा जटिल और हाँ, ज्यादा खतरनाक स्तर है। इसमें पीड़ित को दोहरा नुकसान है, एक तो मानसिक तनाव और दूसरा ये अनचाहा कर्ज। बिल्कुल, मतलब खतरा सिर्फ बैंक बैलेंस खाली होने का नहीं है, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, भविष्य में आपको जरूरत पड़ने पर लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। ये तो लंबे समय तक असर डालने वाली बात है। लेकिन हाँ, इस मामले में दूसरी अच्छी बात अपनी मुस्तैदी है।
हाँ, ये बहुत जरूरी था। जैसे ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, ओटीपी आने लगे, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। नंबर ब्लॉक करना, बैंक अकाउंट ब्लॉक करना, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करना। इन कदमों ने शायद और बड़े नुकसान को होने से रोक दिया। ये हम सब के लिए एक सबक है कि ऐसी स्थिति में तुरंत रिएक्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन तीसरा पहलू, और शायद सबसे चिंताजनक पहलू जो इस पत्र से उभरता है, वो है संस्थागत प्रतिक्रिया, खासकर बैंक की तरफ से। पत्र में जो आरोप हैं, उनके मुताबिक न सिर्फ जानकारी गलत दी गई, बल्कि सहयोग भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि शिकायत दर्ज करने में भी आनाकानी की गई। ये किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। ग्राहकों का भरोसा ही तो उनकी बुनियाद है। और वो पीसीआर वाली घटना, वो तो वाकई सवाल खड़े करती है। अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो आम आदमी क्या उम्मीद लेकर बैंक जाएगा? क्या सिस्टम आम आदमी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल नहीं है फिर? यही मूल प्रश्न है। ये घटना सिर्फ एक कस्टमर सर्विस की प्रॉब्लम नहीं लगती। ये शायद एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थागत कमी की तरफ इशारा करती है। क्या बैंकों की अंदरूनी प्रक्रियाएं, उनके कर्मचारियों की ट्रेनिंग और उनकी शिकायत सुलझाने की प्रणाली इस डिजिटल युग की नई तरह की धोखाधड़ी से निपटने के लिए तैयार है? क्या वो पीड़ित को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, या प्रक्रियाएं इतनी जटिल और बोझिल हैं कि पीड़ित बेचारा हताश हो जाए? जानकारी में पारदर्शिता न होना, सटीकता की कमी और एक सहानुभूति वाले रवैये का अभाव, ये वो क्षेत्र हैं जहां सुधार की बहुत गुंजाइश दिखती है। इस मामले को देखकर तो यही लगता है। तो जी के इस अनुभव के जरिए हमने देखा कि कैसे एक अनजान सी दिखने वाली एपीके फाइल डाउनलोड करने जैसी एक गलती किसी को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये कहानी सिर्फ साइबर फ्रॉड के बारे में नहीं है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम डिजिटल दुनिया में ऐसे खतरों का सामना करते हैं, तो हमारी मदद करने वाली संस्थाएं जैसे कि बैंक, वो कितनी तैयार हैं, कितनी संवेदनशील हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे हमारी निर्भरता डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बढ़ रही है और धोखाधड़ी के तरीके ज्यादा तेज और जटिल होते जा रहे हैं, तो क्या हमारी सुरक्षा और सहायता प्रणालियां उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं? क्या बैंक, पुलिस और दूसरी संबंधित एजेंसियां इन नई चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना करने और पीड़ित को सही समय पर, सही तरीके से और हमदर्दी के साथ मदद देने के लिए वाकई तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, और खासकर इन संस्थाओं को, गंभीरता से सोचने की जरूरत है।